हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद पूर्णिमा शर्मा। और अभी दिवाली भी लगभग ओवर है और 18th मार्च भी आने वाला है। 18 मार्च मतलब इकोनॉमिक्स का आपका एग्जामिनेशन। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगी बेटा, वो है हाउ टू मेक द स्ट्रैटेजी to prepare for the examination on going to be held on 18th March to score 100 on 100। क्योंकि मेरा टारगेट 100 on 100 ही रहता है, क्योंकि मेरा मानना है कि हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल तो भगवान 100% ही रख देता है। वो हम हैं जो उसको 99, 98, 70 बना देते हैं। ठीक है, तो मेरे कोई भी बस सारे बच्चे एफर्ट करेंगे 100 on 100 के लिए। और वो अलग बात है कि कभी कभी थोड़ा बहुत लक होता है कि 99 रह जाते, 95 रह जाते, एक आध क्वेश्चन कुछ गलत हो जाता है, तो फॉरगेट अबाउट इट। इट्स नॉट द मैटर ऑफ नॉलेज एट ऑल। अगर तुमने 90 अबव स्कोर किया है तो इट मीन्स यू हैव नॉलेज। और यहाँ पे मैं सिर्फ नॉलेज के लिए ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब आ जाइए आज का एक मोटिवेशनल कोट। दिवाली लगभग ओवर है, ठीक है। आज का आपका मोटिवेशनल कोट है कि अंधेरा यानी असफलता, अंधेरे को हम कैसे देखते हैं? असफलता के रूप में। समस्या नहीं बल्कि एक अवसर है। ठीक है, अंधेरा एक समस्या नहीं, असफलता एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर है। खुद को दीपक की तरह जलाओ, ठीक है, यानी कड़ी मेहनत करो, ठीक है, और अपनी योग्यता से जीवन के अंधकार को दूर करो। यानी कि आपके पास जो ये दीपक को एक अवसर मिलता है कि खुद को जला के वो उस अंधेरे को प्रकाश में बदल देता है। तो आपको भी एक असफलता को कैसे देखना है कि अवसर मिला है कि इस अवसर इसको हमको अपनी कड़ी मेहनत से, ठीक है, अपनी कड़ी मेहनत से इस असफलता को सफलता में कन्वर्ट करना है। जैसे कि दीपक एक अंधेरे को रोशनी में कन्वर्ट करता है खुद को जलाकर। ठीक है, तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। जुट जाओ बेटा, और जुट के अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका सपना साकार करो। और खुद का भी तो सपना होता है कि 100 on 100 आए। ठीक है, तो आज हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे कि कैसे 100 on 100। डिफ़िकल्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, बट बस एक चीज़ रखनी है आपको, फोकस। पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर उस स्ट्रैटेजी पे फोकस रखो। पहला आपका बच्चों क्या है? मैक्रो है आपका 50 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, दो आपकी बुक है। अब दोनों को पढ़ने के तरीके मैं बताऊंगी इस समय पर कैसे आपके होने चाहिए। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले क्या कहाँ पे फोकस करना है? दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग। दोनों के लिए क्या जरूरी है? अंडरस्टैंडिंग। पहले अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के तो बेटा प्रैक्टिस भी नहीं होगी। पहले चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट जानो, समझो, तभी तो प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं तो प्रैक्टिस नहीं है, और केवल अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस नहीं है, तभी भी मार्क्स नहीं है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, और प्रैक्टिस के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को हम उसको अप्लाई करना सीखते हैं। यानी कि अपने क्वेश्चंस को सही समझकर सही आंसर देना हम प्रैक्टिस से समझते हैं। तो सबसे पहले दोनों के लिए ही क्या ज़रूरी है? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट जो आपके बुक के हैं वो थॉरो होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है बेटे मैक्रो में आप करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स परफेक्शन, विदाउट प्रैक्टिस नो परफेक्शन। तो अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है कि समझ लिया, उसके पास सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 1 मार्क क्वेश्चंस, चाहे वो एमसीक्यू हो,
क्वेश्चंस, और चाहे वो assertion एंड रीजन हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो, फिलअप्स हो, मैच हो, चूज द करेक्ट पेयर हो, डिफरेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो, आपको सारे वन मार्कर पर फोकस करना है। चाहे आप कोई सी भी बुक यूज कर रहे हैं, उसके बैक में एक्सरसाइज में जो जितने भी वन मार्कर हैं उनको फोकस कर लो। ठीक है, पहले चैप्टर समझो, फिर उसको। अब किसी आंसर में आप अटक रहे हैं या गलत आंसर आ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार और पढ़ो, क्योंकि यही आपको बताएंगे वन मार्कर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, टू प्रैक्टिस वन मार्कर क्वेश्चन यू विल बी कंफर्म दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले वन मार्कर। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी, हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, इसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और बेटा मैक्रो में आपको एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है, और वो क्या है? न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, न्यूमेरिकल्स, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्या है आपके? न्यूमेरिकल्स है कि जो आपको पूरे नंबर जिसमें मिलते हैं, जहां पर आपका नंबर कटने का कोई स्कोप नहीं होता। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम से पक्का आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, अब वन मार्कर आजकल किसी भी मनी एंड बैंकिंग में भी मनी क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर आ जाइए गवर्नमेंट बजट, उसमें भी बजटरी डेफिसिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, फिर आ जाइए बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें भी न्यूमेरिकल है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस कैलकुलेट करने से रिलेटेड। ठीक है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको आप पोर्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कम से कम 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो आता ही है सब मिला के। तो 10 तो ये 40 में से 10 तो न्यूमेरिकल का हो गया, तो आप इसको भाई इग्नोर कैसे कर सकते हो? इसको बहुत प्रैक्टिस करो। ठीक है, और हॉट्स, एनसीईआरटी, हॉट्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इनको टारगेट बनाओ, क्योंकि 100 ऑन 100, ठीक है, इतना भी आसान होता तो सभी नहीं कर लेते बेटे। मैं सबको तैयार कर रही हूँ, लेकिन कितने लोग करेंगे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन कर इसलिए मैं सबको बता रही हूँ क्योंकि कर तो सभी सकते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 100 ऑन 100 स्कोर नहीं कर सकता। अब आ जाइए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपको कैसे पढ़ना है। इसमें भी सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या है, जो भी टैरिफ ने चला रखा है पूरी दुनिया में, वो वही थी आपका सॉरी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था इंडिया पे, वो ही आप ट्रम्प कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। तो रिलेट करके क्वेश्चन आ जाते थे। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने शुरू किया, वो पहले क्या था, कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा था? दैट वाज सेल्फ रिलायंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हर चीज को प्रैक्टिकली समझो। इसको कैसे पढ़ना है? पहले इसको एकदम उसके अंदर डूब के स्टोरी टाइप समझो। ठीक है, उसी पीरियड में जाओ, ब्रिटिश पीरियड में जाओ अपने आप को लेके और उसको फील करके समझो। तो आपसे कहीं भी वो चीज़ दूर नहीं जाएगी और कभी भी दूर नहीं जाएगी। हमेशा ये नॉलेज आपके पास रहेगी अगर आप फील करके उसको पढ़ें। ठीक है, तो ये इंडियन उसको पढ़ना है पहले। फिर उसके भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्वेश्चन, हॉट्स एप्लीकेशन, जो बैक एक्सरसाइज में संदीप घर में बहुत क्वेश्चंस दिए, वो सारे क्या करनी है बेटे? प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में, ये तो ऐसी बात हो गई ना बेटा, अगर आपने समझ लिया, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो ये ऐसी बात होगी आपने खाना इंग्रेडिएंट सब अच्छे से तैयार कर लिए, ठीक है,
खाना अच्छे से बना लिया लेकिन उसको सर्व करना नहीं आता आपको, सर्व करना नहीं आता, तो जो खाने बैठा है बंदा उसको आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर आपने अच्छे से सर्व नहीं किया तो। ठीक है, चटनी इधर रखनी थी, इधर की जगह आपने उधर रख दी। ठीक है, एक जो सर्व करने का एक पैटर्न होता है वो भी आपको आना चाहिए। तो अगर अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो उसको आंसर में कैसे सर्व करोगे एग्जामिनर को, कि पॉइंट्स में आंसर लिखना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, ये क्या है, अपनी नॉलेज को आप सर्व कर रहे हो अपने एग्जामिनर को। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आंसर टू द पॉइंट। और अगर आपका सर्विंग पैटर्न पसंद आ गया एग्जामिनर को तो उसका पेन तुरंत चलता है 4/4, 6/6, वो रोक ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के बाद यहाँ भी प्रैक्टिस करनी है हॉट्स की, एनसीईआरटी की। अब इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे ईयर्स पे अक्सर 1 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं, और वैसे भी आप अपने आप आंसर में इंक्लूड करते हैं तो आपके आंसर को और भी ज़्यादा अपीलिंग बना देते हैं। तो ईयर्स आप कैसे याद करें? ईयर्स के लिए बेटे आप स्टडी टेबल पे एक चार्ट लगा लो, उसमें यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट ईयर्स, यूनिट 2 के किस स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च हुई। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे डेटा जो बीच में बुक में दिए हैं वो ऐसे चैप्टर वाइज लिख लो। ठीक है, और हर दिन उसको पढ़ो, और एक क्लास में एक ग्रुप बनाओ कि हम सब यही पढ़ के आएंगे। ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद अपने क्लास में रिसेस में जब खाना खाते हैं, डिपार्चर में जब जाने वाले होते हैं, उस समय पे उन क्वेश्चंस को एक दूसरे से पूछो। ठीक है, कि भाई बताओ कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है, 1921। ठीक है, इस तरह से आप अगर एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर के थ्रू अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। अपने घर में स्टडी टेबल पे लगा लो। ठीक है, और क्लास में जाके प्रैक्टिस करो, आसानी से आपको सारे ईयर्स याद हो जाएंगे। लास्ट चैप्टर जो है कंपैरेटिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्री, उसमें पूरे टेबल वाले डेटा याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको अक्सर आता है। ठीक है, कोई ज़रूरी भी नहीं लेकिन आ जाता है। अब उसको लिखने का तरीका आपको सीखना है, क्योंकि बच्चे ना, एक वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है उसको भी ठीक से ना लिख के अपने मार्क्स ख़त्म कर देते हैं। एक तो जो डेटा दिया है उसको यूज़ करते हुए आंसर लिखो, ये मत लिखो कि चाइना में ये चीज़ ज़्यादा है और इंडिया में ये चीज़ कम है। कितना कम है वहाँ पे कितना है, इंडिया में कितना है, और कितना कम है कितना ज़्यादा है, वो एनालिसिस करना है और उसके पीछे रीज़न लिखना है। ठीक है, तब आपके आएंगे फुल मार्क्स इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, डेटा का मतलब ये नहीं होता कि बस बुक में उसमें देखा और लिख दिया ये ज़्यादा ये कम, ये ज़्यादा ये कम, नहीं, उसका एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा, तब आएंगे आपके मार्क्स। ठीक है, अब उसको पॉइंट्स में लिखो, हर आंसर को पॉइंट्स में लिखो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर आंसर को पॉइंट्स में लिखना सीखो। स्टोरी टाइप जो आंसर होता है वो पढ़ने में आपका पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो मिस आउट हो सकता है बेटा। ठीक है, तो उसको पॉइंट्स में लिखोगे, और पॉइंट्स में लिखने के बाद उसके की वर्ड्स को हाईलाइट करो अंडरलाइन करके। 5-10 मिनट इसलिए रखा करो, बार बार ऐसे पेन उठाने में टाइम लगता है। लास्ट में जब रिवाइज करते हो अपना ब्लैक पेन उठाओ और उसको हाईलाइट करते जाओ कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स की लैंग्वेज को आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज रखनी है। संदीप गर्ग में भी लगभग वही वर्ड्स यूज किए हुए हैं। तो की आप अपनी लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स है आपके एनसीईआरटी बुक के, क्योंकि मार्किंग की स्कीम एनसीईआरटी से बनती है बेटा, और अगर आपका जो मार्किंग स्कीम से वर्ड्स मैच कर रहे हैं आंसर के तो फटाफट टिक होता है और मार्क्स पूरा मिलता है। ठीक है, और इसके साथ एक मैं सजेशन देना चाहूँगी, अगर कोई पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, तो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में आप पॉइंट्स की लैंग्वेज को एज इट इज याद करो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स
का लैंग्वेज अगर आप खुद से बना के लिख रहे हो तो क्या होगा, कभी कभी आप जो कन्वे करना चाह रहे हो अपने आंसर में वो कन्वे नहीं कर पाते हो, ठीक है। और आपको पता है वही चीज़ आपने को पता है, लेकिन आप उसको सर्व अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो उसकी हेडिंग की अगर लैंग्वेज आपने याद कर ली समझ के, और हेडिंग आपका सही है, अंदर भले ही अपने आप लैंग्वेज में लिख रहे हो, लेकिन जब हेडिंग सही है तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि बच्चे को आंसर आता है। फिर वो उस हेडिंग से आपका एक्सप्लेनेशन मैच करते हैं और समझ जाते हैं कि आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगी, डायग्राम्स। डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत करो। डायग्राम्स किस किस चैप्टर में है आपके, आपके फर्स्ट चैप्टर में भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम है। सेकंड चैप्टर में मनी एंड बैंकिंग में डायग्राम्स नहीं है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं लेकिन, ठीक है। बैक क्वेश्चन में जहाँ भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिखता है उसको एक बार देख लो। एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमें अक्सर एक पिक्चर आती है, उसके जितने भी इंटरनेट पे पिक्चर्स दी हुई हैं वहीं से उठाते हैं सीबीएसई, और उसको अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। 3 और 4 मार्क क्वेश्चन आता है उससे। इसके अलावा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों को एडी और सी और इन सब में होता है। प्लीज़ डू प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम्स and use diagram. If it is not asked in the question, then also use diagram as a supportive tool, ठीक है। सपोर्टिव टूल अगर आप डायग्राम को यूज कर रहे हो, तो कभी कभी मैं देखती हूँ एग्जाम में जहाँ करेक्शन चलता है तो बच्चे ने लिखा अच्छे से नहीं है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा बच्चे का, लेकिन उसका डायग्राम इतना एक्यूरेट होता है कि वो उसके आंसर को सपोर्ट करता है और उसको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एडीएएस में डायग्राम है, और आपका फर्स्ट चैप्टर में भी सर्कुलर फ्लो का है। उसके बाद मेन तो आपका एडीएएस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, उसमें डायग्राम है। कैसमें शिफ्टिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है उससे। तो ये डायग्राम्स की प्रैक्टिस, डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए बेटा, क्योंकि 11th भी पढ़ लिए, पूरी माइक्रो ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अभी भी डायग्राम को पढ़ नहीं पाते। डायग्राम और पिक्चर दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। डायग्राम को, डायग्राम क्या है, डायग्राम की प्रॉपर लेबलिंग होती है बेटा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, उसके बिना वो डायग्राम आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ना सीखो। अगर किसी बच्चे को पढ़ना नहीं आता है और वो चाहते हैं कि हम भी 100 स्कोर करें, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे शेयर कर दो। मैं एक छोटी सी वीडियो, हाउ टू रीड द डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, आई विल मेक ए शॉर्ट वीडियो फॉर यू, ठीक है। क्योंकि मुझे सब बच्चों को किसके लिए रेडी करना है, 100 on 100 के लिए, ठीक है। तो ये सब मेरी साइड से कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छा करें। और आज से दिवाली भी हो गई है, और आज से आप सभी जुट जाएं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और अपने टीचर्स को, अभी तक जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, मेरा एक्सपीरियंस है वो कभी कभी हमें एकदम शॉकिंग रिजल्ट देते हैं कि हम खड़े खड़े डांस ही करने वाला शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा कितना अच्छा कर गया। क्यों? क्योंकि आपसे जो बच्चा पढ़ेगा कैसे, 100% इन्वॉल्व होके, तो नो बडी कैन स्टॉप हिम और हर टू स्कोर मोर देन 90-95 टिल 100। मैंने बताया कभी कभी लक भी होता है, ठीक है। तो इतना स्कोर करने से तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ अपनी पोटेंशियल को एक बार मेरे कहने से आजमा के तो देखो बेटा, कि हाँ मैम कह रही हैं तो कुछ एक्सपीरियंस है मैम का, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस तुम्हें पता है कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं आई एम नियर टू माई रिटायरमेंट, तो आई व्हाट एक्सपीरियंस आई हैव, ठीक है। और इस चैनल पे अगर आप पढ़ोगे दिल से, पूरा लगन से, और कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट को अगर आपने शेयर किया, तो आई विल टेक केयर ऑफ़ योर डाउट, ठीक है। और चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म से करूं, कैसे भी करूं, दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड बी
गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन बीइंग। हाँ, अभी छोड़ना नहीं है वीडियो। एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो। अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखो। और एक सुंदर सा कमेंट कर दो मेरे एफर्ट्स के लिए, आपके लिए, ठीक है, सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड एंड कंटिन्यू माई एफर्ट्स फॉर यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बी गुड ह्यूमन बीइंग एंड गुड सिटीजन।